हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो हमारी बिजनेस लॉ के चैप्टर नंबर 18 से होने वाली है, जो कि हमारा है विनिमय, सांध्य, विलेख। ठीक है, इसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या तैयार करना है। और ये वीडियो बीकॉम के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, जिससे कि हमारी और वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विनिमय, सांध्य, विलेख का अर्थ। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि विनिमय से आश्चर्य, वस्तु अथवा माल की अदला बदली करने से है। ठीक है, सांध्य से आश्चर्य साधन या माध्यम से होता है। ठीक है, जबकि विलेख से आश्चर्य होता है कागज अथवा पत्र या प्रमाण पत्र से होता है। ठीक है, इस प्रकार से उधार माल का क्रय विक्रय करने में या धन के उधार लेन देन में प्रयोग किए जाने वाला वैधानिक पत्रों, ठीक है, कागजों, प्रलेखों को ही विनिमय, सांध्य, विलेख कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त के आधार पर कह सकते हैं कि विनिमय, सांध्य, विलेख वह पत्र अथवा कागज है जो किसी भी लेन देन का प्रमाण है तथा एक लिखित आज्ञा पत्र है जो एक निश्चित तारीख पर किसी धारक या उसके आदेश के अनुसार, ठीक है, व्यक्ति को भुगतान लेने के अधिकार में दिया जाता है। ठीक है, वो कह रहा है कि तथा ऋणी व्यक्ति को देय तिथि पर भुगतान करने का आदेश देता है। ऐसे प्रलेख अथवा पत्र को नियमन, सांध्य, विलेख कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं जैसे कि चेक होता है। ठीक है, वो भी किसी को दे दिया जाता है भुगतान के लिए। ठीक है, बिल होता है, ड्राफ्ट होता है, ये हुंडी होता है, ये प्रतिज्ञा पत्र आदि। ठीक है, ये सब होते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, जैसे कि सांध्य, विलेख के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये रहे इसके प्रकार। चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं कि सबसे पहले होता है इसका चेक। ठीक है, बिल या विनिमय पत्र, ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र या हुंडी। ठीक है, ये हो गए इसके प्रकार। अब देखिए जैसे चैप्टर में कि विनिमय, सांध्य, विलेखों की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं जो है पर दी हुई है कि ये लिखित प्रलेख है। सबसे पहले इसकी विशेषता ये है। फिर यहाँ पे दिया है कि हस्ताक्षर होना, ठीक है, निश्चित धनराशि लिखा होना, तारीख अंकित होना, ठीक है, प्रतिफल होना और शर्त रहित होना, ठीक है, बेजान होना, समय पर भुगतान होना, ये भी इसकी विशेषता है। अनादरण होना, ठीक है, पृष्ठांकन होना, वाद प्रस्तुत करना या ब्याज की राशि की गणना। ठीक है, वो सब लोग इसकी विशेषता है। अब आ जाता है कि विनिमय विपत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, विनिमय विपत्र का अर्थ ये क्या है। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि विनिमय, सांध्य, विलेख कर देख लिया। अब आता है विनिमय विपत्र क्या होते हैं। तो इसमें दिया है कि समय विनिमय विपत्र को बिल भी कहते हैं। ठीक है, विनिमय विपत्र एक लिखित आदेश पत्र होता है जिसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तथा इसमें एक निश्चित व्यक्ति को देय तिथि पर अंकित धनराशि का भुगतान करने का आदेश होता है कि ऐसा पत्र अथवा प्रलेख को विनिमय विपत्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित अर्थात बिना शर्त का लिखित आदेश होता है जिस पर लेखक को एक निश्चित तारीख पर धनराशि का भुगतान करना, ठीक है, होता है। ऐसे प्रपत्र या विपत्र को विनिमय विपत्र कहते हैं। अब आ जाता है कि विनिमय विपत्र के पक्षकार और इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विनिमय विपत्र के पक्षकार व इसके प्रकार। तो यहाँ पे है कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जो कि भुगतान के बदले लिखा जाता है। ठीक है, जिसका भुगतान स्वीकर्ता को देय तिथि पर करना होता है। ठीक है, विनिमय विपत्र के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पारिवारिक विनिमय विपत्र, अनुग्रह विनिमय विपत्र, देशी विनिमय विपत्र, विदेशी विनिमय विपत्र, ठीक है, सामयिक विनिमय विपत्र और मांग पर देय विनिमय विपत्र। ठीक है, और एक होता है हमारा आदर्शित विनिमय विपत्र। ये क्या हो गए विनिमय विपत्र के प्रकार। ठीक है, अब आता है इसके पक्षकार कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रकार तो हमने देख लिया, अब आता है कि इसके पक्षकार कौन कौन से। तो इसके जो पक्षकार होते हैं 3। कौन कौन से? देखो, विनिमय पक्ष के पक्षकार कौन कौन से। एक होता है इसका लेखक जो लिखता है, स्वीकृत यानी कि जिसको प्राप्त होता है, ठीक है, और भुगतान प्राप्त करता है। ठीक है, इनके जिसके भुगतान प्राप्त करते हैं, एक होता है भुगतान प्राप्त करता है। ठीक है, फिर आ जाता है कि विनिमय विपत्र का अनादरण। ये टॉपिक आता है कि विनिमय विपत्र का अनादरण क्या होता है। तो इसे भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तथा स्वीकृता की स्वीकृति होती है। जब स्वीकृता देय तिथि पर बिल का भुगतान नहीं कर पाता तो इसे विनिमय विपत्र का अनादरण कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब स्वीकृता देय तिथि पर बिल का भुगतान नहीं कर पाता
तो इसे विनिमय पत्र का अनादरण कहते हैं और इसको बिल का तिरस्कृत होना भी कहते हैं। अब कह रहा है कि इस प्रकार अनादरण से आश्चर्य, आदर या सम्मान न करने से लगाया जाता है। ठीक है। अंत जब भुगतान करने वाला व्यक्ति उचित समय पर विनिमय विपत्र का भुगतान नहीं करता तो इसे विनिमय विपत्र का अनादरण कहते हैं। ठीक है। अनादरण बिल का नवीनीकरण कराया जा सकता है तथा फिर से नया बिल लिखा जा सकता है। ठीक है। योग्य है यहाँ पे इसका अर्थ। अब हमारा जो टॉपिक आता है, अब इसके मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं कि चेक। ठीक है। आपने अपने डेली यूज़ में भी चेक तो सुना ही होगा, चेक होता है। तो आज पढ़ेंगे कि चेक का अर्थ क्या होता है, किस तरह से चेक का अर्थ हम लिखेंगे। तो वो लिखा है कि चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है। ठीक है। ये भी जो किसी बैंक को आदेशित करता है कि उसमें लिखित धनराशि का तुरंत भुगतान कर दिया जाए। ठीक है। यह भुगतान जिसको देना होता है उसका नाम चेक पर लिखा होता है। ठीक है। तथा धनराशि भी अंकित होती है। चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, जो लिखता है, और बैंक के क्लर्क हस्ताक्षर का मिलान करके सामने भुगतान लेने वाले व्यक्ति की सही से पहचान करके भुगतान कर देता है। ठीक है। अंत वह विशेष पत्र अथवा कानून कागज जिसके द्वारा बैंक को, ठीक है, भुगतान देने हेतु आदेशित किया जाता है उसे चेक कहते हैं। चेक को आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चेक का क्या अर्थ है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि चेक की विशेषताएं। तो चेक की विशेषताएं हैं जो है कि चेक एक आज्ञा पत्र होता है। ठीक है। चेक निश्चित बैंक पर लिखा जाता है। ठीक है। चेक पर भुगतान लेने वाले व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है, और जो चेक होता है वो 3 माह से अधिक पुराने चेक का भुगतान नहीं होता। ठीक है। क्या कि चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। रेखांकित चेक का भुगतान खाते में होता है। ठीक है। चेक के 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से? एक लेखक जो लिख रहा है, बैंक जहाँ पे वो पहुँच रहा है, और एक भुगतान प्राप्त करता है। ठीक है। चेक का भुगतान सदैव मांगने पर बैंक से ही होता है। ठीक है। चेक का जो भुगतान होता है सदैव मांगने पर बैंक से ही होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी विशेषता है कि चेक की 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? वाहक, रेखांकित, आदेशित। ठीक है। चेक में विशेष प्रकार के कागज का प्रयोग होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कागज, तो विशेष प्रकार कागज का प्रयोग होता है। चेक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी हो सकता है। फिर है कि चेक का भुगतान न होना चेक का अनादरण कहलाता है। अब आता है कि चेक का अनादरण के कारण। चेक के अनादरण के कारण जो होते हैं होता है कि जब किसी भी कारण से चेक का भुगतान नहीं हो पाता है तो उसे चेक का अनादरण कहते हैं। जैसे कि चेक अनादरण होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि चेक 3 माह से अधिक पुराना हो, या भविष्य की तारीख अंकित हो, चेक लिखने में कटिंग हो, या धनराशि अंकों व शब्दों में समान न हो, या संबंधित खाते में पर्याप्त धनराशि न हो, हस्ताक्षर मेल न कर रहे हों, या भुगतान को लेखक द्वारा रोक दिया गया हो, या जाली हस्ताक्षर हो, भुगतान लेने वाला व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति हो, धनराशि के स्पष्ट अंक न दिखे हो, या लेखक की मृत्यु हो गई हो। ठीक है। इन कारणों से चेक अनादरित हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त प्रमुख कारण है जिनके कारण किसी भी चेक का भुगतान नहीं हो जाता है और चेक का अनादरण हो जाता है। वर्तमान समय में चेक अनादरण होने पर बैंक दोनों पक्षों से कुछ व्यय वसूलने लगे हैं। ठीक है। अंत चेक को बहुत ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। ठीक है। यहीं पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया होगा कि आपके इस चैप्टर में आपको क्या क्या तैयार करना है और किस तरह से आपको लिखना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।